मैं विवेक देशपांडे फिर एक बार आपका नागपुर से सहर्ष अभिवादन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की भूमिका पर। और वो हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मतदान के पहले 2 चरणों में जो मतों का प्रतिशत गिरा है और कई जगहों पर हमने आरएसएस के ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं के बीच में एक उत्साह की कमी देखी है। उसके चलते दोस्तों अटकल ये लगाई जा रही है कि शायद अब की बार आरएसएस ने अपना हाथ खींच लिया है। तो क्या आरएसएस ऐसा कर सकती है? और अगर आरएसएस ने ऐसा किया है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तो क्या आरएसएस ऐसा कर सकती है? दोस्तों, इस सवाल का जवाब है हाँ। उदाहरण के तौर पर हम 2004 की तरफ देख सकते हैं। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार की हार हुई थी और कई विश्लेषक उस समय और आज भी ये मानते हैं कि उस हार के पीछे जो कारण था वो था शाइनिंग इंडिया का कैंपेन। उस समय वाजपेयी सरकार ने पूरे देश में इस तरह का एक कैंपेन किया था। एक फील गुड फैक्टर की बात की थी कि सारा कुछ अच्छा चल रहा है और शायद ज़मीनी हकीकत कुछ अलग थी और लोगों को ये जो उनका कैंपेन है वो पसंद नहीं आया, इसलिए लोगों ने उनको हरा दिया। इस तरह की बात उस समय की गई। एक एनालिसिस इस तरह से किया गया। ये पूरा सच नहीं था, ये आधा सच था। पूरा सच ये था कि उस समय आरएसएस भी भाजपा से काफ़ी नाराज़ चल रही थी। इसके कई उदाहरण आरएसएस ने प्रस्तुत किए थे। उन 5 सालों के दरमियान आरएसएस की जो संलग्न संस्थाएं हैं, भारतीय मजदूर संघ, विश्व हिंदू परिषद, इनके जो उस समय के शीर्षस्थ नेता थे दत्तोपंत ठेंगड़ी, अशोक सिंघल, इन्होंने कई बार वाजपेयी सरकार पर निशाना साधा था। और फिर जब 2004 में वाजपेयी सरकार गिरी, वो हारे। उसके बाद जब एक बार उस समय के और दूसरे एक वरिष्ठ संघ के नेता एमजी वैद्य जी से पूछा गया कि भाजपा क्यों हारी, तो उन्होंने सीधे तौर पर उसका जवाब दिया था कि हिंदुत्व की कदर नहीं की इसलिए हारी। अब हिंदुत्व की कदर न करने पर कौन नाराज़ हो सकता है? आरएसएस के समर्थक, भाजपा के समर्थक। तो स्पष्ट है कि भाजपा के और आरएसएस के समर्थकों ने ही वाजपेयी सरकार को गिराया। उसका एक डायरेक्ट एविडेंस उस समय के मत प्रतिशत में भी था। उस समय भी मतों का प्रतिशत काफ़ी गिरा था। जहाँ तक मुझे याद है कुछ 54 या 55% उस समय भी मतदान हुआ था और इस बार भी कुछ उसी तर्ज पर मतदान हो रहा है। तो अब 2004 से हम आते हैं 2014 पर। 2014 से 2024 के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भाजपा की सरकार का काम हमने देखा है, तो कोई कारण ही नहीं है। अगर हिंदुत्व का एजेंडा है तो कोई कारण ही नहीं है कि आरएसएस मोदी से नाराज़ चले, क्योंकि इन 10 सालों में हिंदुत्व का जो कोर एजेंडा है वो पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी ने इम्प्लीमेंट किया है। धारा 370 हो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो, ट्रिपल तलाक हो, राम मंदिर हो, ये सारे मुद्दे बड़े जोर शोर के साथ, बड़ी ताकत के साथ नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने इम्प्लीमेंट की है। फिर क्या नाराज़गी हो सकती है? क्या कारण है कि आरएसएस भाजपा से नाराज़ हो सकता है? दोस्तों, केवल हिंदुत्व का एजेंडा इम्प्लीमेंट करना, इससे संघ खुश हो जाए और इसके अलावा संघ को और क्या चाहिए, ये जो सारे सवाल हैं, ये इन सवालों के जवाब शायद वो लोग पूरी तरह से नहीं जानते जिन्होंने आरएसएस को बहुत नज़दीक से देखा नहीं है। क्या सत्ता यह आरएसएस का अंतिम लक्ष्य है? सत्ता ये आरएसएस के लिए एक साधन है, साध्य नहीं। साध्य है हिंदू राष्ट्र, जैसा हम सभी जानते हैं। तो हिंदुत्व का एजेंडा तो इम्प्लीमेंट हो रहा है और हिंदुत्व का एजेंडा आगे लेकर ही हिंदू राष्ट्र बन सकता है, इसी को आगे ले जाकर हिंदू राष्ट्र बन सकता है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? तो इस सवाल का जवाब दोस्तों एक आरएसएस के एक बेसिक प्रिंसिपल में है। और आरएसएस का एक बेसिक प्रिंसिपल ये है कि संगठन में शक्ति है,
और संगठन ही सर्वोपरि है, संगठन से ऊपर कोई नहीं। और कोई एक व्यक्ति संगठन के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। संगठन सर्वोपरि है, सबसे ऊपर संगठन है। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में आरएसएस का एजेंडा पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया है, इसमें कोई शक नहीं। और आरएसएस शायद उसके लिए उनको मानता भी है, लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को पूरे संघ परिवार के ऊपर रखा है और जिस तरह से वो संघ के साथ में पेश आते हैं, एक दूरी बनाए रखी है उन्होंने, और उस दूरी के पीछे कहीं ना कहीं उनका ईगो है। इस तरह की चर्चा संघ परिवार में है। पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी नागपुर कई बार आए, लेकिन एक बार भी वो संघ मुख्यालय नहीं गए। संघ का एक और प्रतिष्ठान नागपुर में है जिसको कहते हैं स्मृति मंदिर, जहाँ पर संघ के संस्थापक जो है हेडगेवार जी और उनके जो सक्सेसर थे दूसरे सरसंघ चालक एम.एस. गोलवलकर, इन दोनों की समाधियाँ हैं, जहाँ पर भाजपा आरएसएस के सारे नेता समर्थक हर रोज़ आते हैं, वहाँ पर माथा टेकते हैं। अभी तक नरेंद्र मोदी वहाँ आए नहीं हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद आरएसएस के कई लोग ये मानते हैं कि उनका एक कर्तव्य बनता था कि वो आए और हेडगेवार जी और गोलवलकर जी के समाधि पर माथा टेके, लेकिन वो नहीं आए। इससे भी संघ खासा नाराज है। संघ का काम 100 साल जो चला है दोस्तों, वो इस प्रिंसिपल से चला है कि संगठन सर्वोपरि है। किसी एक व्यक्ति को संगठन से ज़्यादा ताकतवर बनना, किसी एक व्यक्ति का संगठन से ज़्यादा ताकतवर बनना, ये संगठन के लिए अच्छी बात नहीं है। ये संघ का आम स्वयंसेवक भी मानता है। इसलिए जिस प्रिंसिपल को लेकर 100 साल संघ चला है और जिसके चलते उनका काम 100 साल तक बढ़ा है, उस प्रिंसिपल को अगर बैकबर्नर पर रखा जाए, उसको बाजू कर दिया जाए और किसी एक व्यक्ति को संगठन से ऊपर बिठा दिया जाए, तो आने वाले 100 सालों में जो संघ का काम होना है वो कैसे होगा? क्योंकि संघ का काम ही इस प्रिंसिपल को लेकर चलने से बढ़ा है। अगर इस प्रिंसिपल को ही अलग कर दिया जाए संघ से, तो फिर संघ का काम तो खत्म हो जाएगा। जब तक वो व्यक्ति है तब तक वो काम चलेगा। जब वो व्यक्ति नहीं रहेगी तो फिर संगठन का क्या होगा? क्या संगठन वीक हो जाएगा? और अगर वीक हो जाएगा तो संघ का काम कैसे चलेगा? इसलिए संगठन सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। किसी व्यक्ति को संगठन के ऊपर इतना डोमिनेट नहीं करने देना चाहिए जिससे संगठन की ताकत कम हो जाए। ये आरएसएस के एक बेसिक मेथोडोलॉजी का पार्ट है, बेसिक मेथोडोलॉजी का भाग है। ये कहीं ना कहीं ये प्रिंसिपल वायलेट हुआ है, ये प्रिंसिपल कहीं ना कहीं नीचे दब गया है और आरएसएस के लिए चिंता का विषय ज़रूर हो सकता है, होगा। और इसकी चर्चा अंदर ही अंदर आरएसएस में चलती होगी, लेकिन जिस तरह की उनकी कार्य पद्धति है वो उसको कभी सतह पर नहीं आने देते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इससे आरएसएस चिंतित नहीं होगा। आरएसएस इससे ज़रूर चिंतित है और इस सवाल का जो हल है, इसको किस तरह से ढूंढा जाए, शायद इस पर भी आरएसएस में चर्चा हमेशा ही होती होगी। तो क्या 2024 में इसका हल ढूंढने की दृष्टि से आरएसएस ने अपना हाथ खींच लिया है? क्या आरएसएस नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से दूर करना चाहता है? क्या आरएसएस उनकी जगह और किसी को बिठाना चाहता है? क्या आरएसएस नितिन गडकरी जी को उनकी जगह बिठाना चाहता है? इस तरह के कई सवाल हम पिछले कुछ दिनों में इन सवालों की चर्चा समाज में होते हुए देख रहे हैं। पर्टिकुलरली नितिन गडकरी क्या नरेंद्र मोदी जी के पर्याय के रूप में आरएसएस को चाहिए? ये एक सवाल बहुत लोग पूछते हैं। दोस्तों, पर्याय क्या हो सकता है, इस पर चर्चा हो सकती है। इस पर वो अंदर कुछ चर्चा कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे, अपने आप में एक अलग मुद्दा है। शायद पर्याय उनके मन में कोई हो, एक न हो, शायद 2 हो, शायद 3 हो, ये भी हो सकता है। लेकिन
पर्याय ढूंढा जा रहा है, इस बात की सच्चाई से हम दूर नहीं भाग सकते। ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने संघ को दुय्यम स्थान पर डाल लिया है, जिस तरह से उन्होंने एक तरह से बार्गेन किया है कि आपके हिंदुत्व के एजेंडा को मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूं, बाकी आप अपना काम आप संभालें और मुझे अपना काम करने दें, मुझे आपकी तरफ से कोई दिशा दर्शन नहीं चाहिए और मैं जो कहूँगा वही होगा। इस तरह का जो एक नरेंद्र मोदी जी का कंडक्ट है, वो कहीं ना कहीं आरएसएस को अस्वस्थ करता है। आरएसएस उससे आहत है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये जो एक दोनों के बीच में एक दूरी बनी है, एक तनाव का संबंध है, एक तनावपूर्ण संबंध बना है, वो हम सभी देख सकते हैं। जिस तरह से जैसे मैंने पहले कहा, कभी भी मोदी जी नागपुर नहीं है, जिस तरह से वो आज तक हमने 2-3 मौक़ों पर संघ के प्रमुख और नरेंद्र मोदी जी को एक साथ देखा है, तो उनके बीच में जिस तरह का हमने एक इंटरेक्शन देखा है, उसमें भी तनाव पूर्ण रूप से दिखता ही है। तो ये एक व्यक्ति का संगठन से ऊपर चले जाना और उस व्यक्ति का ऑल पावरफुल बन जाना, ये संघ के लिए एक आदर्श स्थिति कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि इससे संघ का काम सफर होगा। ये बात ज़रूर संघ के मन में है और इसका हल शायद वो ढूंढना चाहते हैं। तो क्या वो नरेंद्र मोदी जी को अब की बार सत्ता से दूर करने की कोई मशक्क़त कर रहे हैं? 2024 के चुनाव के जब नतीजे आएंगे तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि क्या होगा। लेकिन जिस तरह से भाजपा की इस चुनाव में देश भर में स्थिति आज बनी है, 3 महीने पहले कोई शायद ये नहीं कह पाता था कि भाजपा जो है वो हार भी सकती है या फिर पूर्ण बहुमत से दूर रह सकती है। लेकिन आज वातावरण बदल गया है। वो जो 370 या 400 पार वाली स्थिति जो 3 महीना पहले भाजपा के लिए इम्पॉसिबल नहीं है, इस तरह की बात की जाती थी, आज भाजपा पूर्ण बहुमत भी प्राप्त कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। इस तरह की स्थिति आज बनी है। तो ऐसे में हो सकता है कि आरएसएस किसी 1 या 2 पर्याय पर विचार कर रहा हो और ये हो सकता है कि उनकी जगह, नरेंद्र मोदी जी की जगह, शायद वो किसी और को बिठाए। उस परिस्थिति को फैसिलिटेट करने के लिए शायद आरएसएस अपने आप को इस चुनाव से इतना दूर रखे कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो खुद की बदौलत उस तरह के नंबर्स, उस तरह की का संख्या बल न ला पाए जिस तरह का संख्या बल उनको अपने बलबूते पर प्रधानमंत्री बनाने के लिए आवश्यक है। शायद यह आरएसएस का खेल हो सकता है, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। आरएसएस कतई ये न करेगा कि भाजपा हार जाए, इस तरह का कोई काम आरएसएस नहीं करेगा। लेकिन उस स्थिति से वो नरेंद्र मोदी जी को दूर रख सकते हैं जिस स्थिति में वो फिर से एक बार सर्वोपरि हो जाए, फिर से एक बार सबसे पावरफुल हो जाए। उस स्थिति से दूर रखने के लिए जो कुछ भी करना है वो शायद आरएसएस पूरी तरह से करेगी। और वो स्थिति वो हो सकती है जब बीजेपी, भाजपा 220-230 तक सिमट जाए और 273 का जो आंकड़ा है वो अचीव न कर पाए। उस स्थिति तक उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए जो कुछ भी करना है शायद वो आरएसएस ज़रूर करेगी। और इस बार जो उनका हाथ खींच लेने का जो काम है, हाथ खींच लेने का जो प्रयास है, वो शायद इसी दिशा की ओर अंगुली निर्देश करता हो, ऐसा कहा जा सकता है। और ऐसा अगर है तो पर्याय के रूप में गडकरी जी भी हो सकते हैं, पर्याय के रूप में राजनाथ सिंह भी हो सकते हैं। हिंदुत्व का एजेंडा जो आगे चलाएगा और उस फास्ट ट्रैक पर नहीं चलाएगा जिस फास्ट ट्रैक पर नरेंद्र मोदी जी ने चलाया, क्योंकि उसके जो कुछ निगेटिव परिणाम
एक निगेटिव उसका जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं नज़र आने लगा है। इसलिए अभी हिंदुत्व को फिर से एक बार स्लो ट्रैक पर डालने की ज़रूरत है, और उस ट्रैक पर हिंदुत्व को जो ले जाएगा उसको शायद प्रधानमंत्री पद का सेहरा उसके सर पर बिठाया जाएगा। इस तरह का एक अनुमान लगाया जा सकता है। तो क्या अब की बार नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे? अब की बार आरएसएस उनको प्रधानमंत्री बनने देगा, या फिर आरएसएस अभी एक अपॉर्चुनिटी के रूप में अपने आप को फिर से संघ परिवार में सिरमौर बनाने की कवायद करेगा, अपने आप को फिर से रीएस्टैब्लिश करके संगठन सर्वोपरि है इस प्रिंसिपल को एक बार फिर से रिवाइव करेगा? ये देखने वाली बात होगी। जब जून 4 को सारे रिजल्ट्स आएंगे तब सारी बातें खुलकर सामने आ जाएगी, और भाजपा और आरएसएस के बीच में जो संबंध है, जो रिलेशनशिप है, वो फिर से एक बार रिडिफाइन करने की दृष्टि से एक नई पहल की जाएगी। तो इंतज़ार करते हैं जून 4 का। धन्यवाद, नमस्कार।